हेलो एवरीवन। आई होप सभी लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। ये जो वीडियो बन रही है ये स्पेशली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बन रही है। इसमें सबसे पहले इस सीरीज में हम अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स के बारे में, कैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस की जाती हैं, कैसे डिटेक्ट की जाती हैं, एंड देन प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशंस। तो बहुत ज्यादा डीप हम जाने वाले नहीं हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे, लेकिन इतना जरूर बात करेंगे कि आपको सारी चीज समझ में आ जाए। नाउ स्टार्टिंग विद बेसिक्स, अगर मैं पूछूं कि वेव क्या होती है, तो सिंपली वेव एक डिस्टरबेंस होती है मीडियम के थ्रू। जब वो डिस्टरबेंस ट्रेवल करती है, मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। So, by definition, a wave can be described as a disturbance that travels through a medium from one location to another location. अब जब मीडियम क्या होता है, मीडियम कोई सब्सटेंस हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है जो इस वेव को कैरी करता है। लेकिन क्या हर वेव को मीडियम की जरूरत रहती है? आई होप यू मे बी नोइंग कि जो लाइट है जो वैक्यूम के थ्रू भी प्रोपेगेट कर जाती है, इसको जरूरत नहीं है मीडियम की। तो कुछ वेव्स ऐसी हैं जिनको मीडियम की जरूरत रहती है, जैसे साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, और कुछ ऐसी वेव्स हैं जिनके लिए मीडियम की जरूरत नहीं रहती है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसमें लाइट वेव्स भी आ जाएंगी, एक्सरेज भी आ जाएंगी, गामा रेज भी आ जाएंगी, यूवी, इंफ्रारेड, ये सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आती हैं जिनको मीडियम की जरूरत नहीं रहती है। तो वेव्स अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो दो तरीके के हैं बेसिकली। एक मैकेनिकल वेव्स हो सकती हैं और दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स फर्दर लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं। अब शायद आपने पिछली क्लासेस में इसको सीखा होगा कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। बेसिकली हम देखते हैं कि मीडियम के जो पार्टिकल हैं, जहां जो भी ऑसिलेशंस हो रही हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशंस की बात होती है। तो वो जो ऑसिलेशंस हैं वो किस डायरेक्शन में है रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। अगर जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में ऑसिलेशंस भी हैं तो वो वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल कहलाती है। लेकिन अगर ऑसिलेशंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, तब वो ट्रांसवर्स वेव कहलाती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव ही रहती हैं, जबकि मैकेनिकल वेव जो हैं लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, जैसे साउंड वेव है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो आवाज जो है वो यहां से वहां तक पहुंच रही है, राइट। तो मीडियम के जो पार्टिकल हैं, एयर के पार्टिकल हैं, वो भी इसी डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर चेंज होता है, जहां कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस बनते हैं, ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव कैसे होती है? जैसे कि वाटर वेव्स हैं। फॉर एग्जांपल जहां पे वाटर हो, ये वाटर लेवल है, ये वाला प्लेन, और इसमें कोई स्टोन आप मार दें, पत्थर मार दें इसके बीच में, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अप एंड डाउन डायरेक्शन में जाएंगे, जबकि वेव जो है वो आउटर वर्ल्ड टुवर्ड द सर्कमफ्रेंस मूव करती है ना। तो वो ट्रांसवर्स वेव है। यहाँ पे मीडियम पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, ठीक। तो ट्रांसवर्स वेव की जो एग्जांपल्स दे रखी हैं वही विजिबल वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स और सारे। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। पहले ये समझ लें कि जो आवाज है, साउंड वेव है, वो किस मीडियम के थ्रू जा सकती है, किस मीडियम के थ्रू नहीं जा सकती है। जैसे कि हमने पहले देखा है कि जो साउंड वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिसके लिए मीडियम की जरूरत रहेगी। तो अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम के थ्रू वो जो है साउंड वेव जो है ट्रेवल नहीं कर पाएगी। अब बारी आती है मीडियम की। मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है। हमारी आम जिंदगी में जब भी हम साउंड वेव्स की बात करते हैं तो एयर के थ्रू प्रोपगेशन की बात करते हैं। मैंने ऐसे कई बार स्टूडेंट से पूछा है कि आप बताओ कि सॉलिड्स के थ्रू वेव पास कर सकती है, साउंड वेव पास कर सकती है। कई बार ऐसा जवाब भी सुनने को मिलता है कि जी नहीं,
गैसेस में पास कर सकती है, सॉलिड में नहीं पास कर सकती, ठीक है, जबकि ये फैक्ट जो है वो गलत है। साउंड वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स आल्सो, लिक्विड्स आल्सो एंड गैसेस आल्सो। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट हो, साउंड की जो वेलोसिटी है वो एयर में डिफरेंट हो, गैस में डिफरेंट हो, सॉलिड में डिफरेंट हो, और वो होती भी है ना। जैसे कि नीचे हमने वहां पे बता रखा है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है इन सॉलिड्स वो बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड्स में उससे कम होती है, गैसेस में उससे कम होती है। किस चीज पे डिपेंडेंट है? क्लोजनेस ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। अब जब भी किसी मीडियम के थ्रू साउंड वेव ने प्रोपेगेट करना है तो पहले मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स तक, दूसरे से तीसरे तक एनर्जी का ट्रांसफर होना है। जितने जो मीडियम पार्टिकल एक दूसरे के पास होंगे उतना ही फास्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, उतनी ही तेज साउंड वेव उस मीडियम के थ्रू पास करती है। ठीक, अब बात करते हैं और फैक्टर्स के ऊपर जिनके ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड करती है, जैसे डेंसिटी है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, विंड है। यहां पे इस टेबल को अगर आप देखें ध्यान से तो आप देख पाएंगे कि अगर डेंसिटी बढ़ती है तो साउंड की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ती है। एक एग्जांपल यहां पे दे रखी है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो जो साउंड वेव्स की स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे रूम टेम्परेचर है, वहां पे 340 मीटर पर सेकेंड रहती है। टेम्परेचर राइजेस, स्पीड ऑफ साउंड आल्सो इंक्रीजेस। ह्यूमिडिटी, जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी साउंड की। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर रेनी डे है उस दिन जो आपकी आवाज है वो ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है कंपेयर टू अ ड्राई डे। एंड लास्ट, विंड का क्या असर होता है? जिस दिशा में हवा चल रही है उस डायरेक्शन में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी। तो एक छोटी सी स्लाइड है लेकिन इसमें कई सारे क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन छुपे हुए हैं। ये फैक्ट भी याद रखिएगा, वैल्यूज याद रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड आगे किस चीज पे डिपेंड करती है? लिक्विड्स में, सॉलिड्स में, गैसेस में। अगर फार्मूला देखना हो तो ये स्क्वायर रूट बीटा ओवर रो, स्क्वायर रूट वाई ओवर रो, यहाँ पे वाई जो है यंग्स मॉडुलस है, बीटा जो है बल्क मॉडुलस है, रो जो है डेंसिटी है ना। तो गैसेस के लिए जो फॉर्मूला है वो है गामा पी ओवर रो, वेयर स्मॉल p इज प्रेशर ऑफ द गैस, और गामा जो है ये रेशियो है स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। तो अभी आप यहां पे देख पाएंगे कि जो वेलोसिटी है साउंड की वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, एक जो न्यूमरेटर में है और एक डिनोमिनेटर में है। न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है यहाँ पे या यहाँ पे वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उस मीडियम की, है ना, और जो डाउनवर्ड्स है डिनोमिनेटर में है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी कहां से आती है? मास से आती है ना। मास यानी कि इनर्शिया। अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी के ऊपर, कितना वो रजिस्ट करती है मोशन के अगेंस्ट, ये उसका इनर्शिया होता है, यही मास होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, आई होप यू नो दैट। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरप्ले रहता है। दो अलग अलग मटेरियल उठा लीजिए, उनकी अगर डेंसिटी में बहुत थोड़ा अंतर है तो ऐसा नहीं है कि उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में ही बहुत थोड़ा अंतर होगा, नहीं, वहां पे लार्ज डिफरेंस जो है वो मिल सकता है आपको। और ऐसा भी हो सकता है कि दो ऐसे मटेरियल हैं जिनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है लेकिन डेंसिटी में काफी अंतर है। ठीक है, तो अकेला डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अकेला मैकेनिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। एक मटेरियल है एल्यूमिनियम और एक मटेरियल है गोल्ड। इन दोनों की जो इलास्टिक मॉडुलस है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सिमिलर है, लेकिन अगर इनकी डेंसिटी देखी जाए, आई होप यू नो कि जो एल्यूमिनियम है वो बहुत लाइटर होता है और जो गोल्ड है वो बहुत ज्यादा भारी होता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम, है ना। तो अगर हम पिछले स्लाइड में से फॉर्मूला देखें, अब इनके सॉलिड्स की जो यंग्स मॉडुलस है वो सिमिलर है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी डिनोमिनेटर में है, तो उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो कम होनी चाहिए, है ना।
तो यही देखा भी क्या है कि जो गोल्ड है, जो मोर डेंस है, उसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो कम है, और जो लेस डेंस है माने एल्यूमिनियम, उसमें जो है साउंड की वेलोसिटी हायर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अभी तक तो बात हमने की वेलोसिटी ऑफ साउंड की, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड की। जब मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं, सुनने का मैकेनिज्म क्या है? आपका कान है, कान के आगे कई हिस्से हैं, बाहर का हिस्सा है, एक इंटरनल कान होगा, इंटरनल ईयर होगा, उसमें कुछ ईयर ड्रम जैसी कोई चीज है। यहां से आवाज जब जाती है अंदर, उस ईयर ड्रम को हिट करती है, वो वाइब्रेट करता है, वो सिग्नल पहुंचाता है अपने दिमाग को, तो दिमाग को पता चलता है कि आपकी तारीफ की जा रही है या गालियां पड़ रही है ना। लेकिन क्या ये जो ईयर ड्रम है वो हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए सेंसिटिव है? बिल्कुल नहीं है। इसकी एक लोअर रेंज भी है और एक अपर रेंज भी है। लोअर रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज के आसपास है, और जो अपर रेंज है वो 20 किलो हर्ट्ज के आसपास है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई साउंड वेव आपके कान को हिट कर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से कम है, तो आप उसको सुन नहीं पाएंगे, आपका ईयर ड्रम उस पर सेंसिटिव नहीं है। और ऐसे ही अगर साउंड वेव कोई हिट करती है आपके ईयर ड्रम को जिसकी की फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, तो वो भी आपको सुनेगी नहीं, आप उसके लिए सेंसिटिव नहीं है, आपके कान उसके लिए सेंसिटिव नहीं है। तो ये जो रेंज है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, इसको सोनिक या ऑडिबल रेंज कहा जाता है। और अगर साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए तो उसको हम अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, है ना। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इट विल बी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। और अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है साउंड की, तो उसको हम इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं, लेस देन 20 हर्ट्ज। और यहाँ पे आप देख पाएंगे एक ये इंटरेस्टिंग चीज है आपके लिए, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी तो ये रेंज है, ये आप ब्लूइश कलर में देख रहे हैं। और देखिए हाथी मेरा साथी, ये इंफ्रासोनिक वेव्स को भी सुन पाता है ना। हालांकि अल्ट्रासोनिक वेव्स को ये नहीं सुन पाएगा, हम भी नहीं सुन पाते, लेकिन डॉग्स, कैट्स, रैट्स, बैट्स, इससे तो थोड़ा डर भी लगता है, कहा जाता है कोरोना इसी की वजह से हुआ है, पता नहीं, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन पाते हैं। ये जो क्रीचर हैं ऊपर आपको दिखा रखे हैं, यहां से लेके डॉग से लेके डॉल्फिन तक, दे कैन हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स। सबकी रेंज अलग अलग है, हालांकि ठीक है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन पाते हैं, लेकिन बहुत सारी रेंजेस ऐसी हैं जो वो नहीं सुन पाते, लेकिन हम उनको सुन पाते हैं, जैसे ये वाली रेंजेस हैं। हर लिए ऑडिबल है, लेकिन इन क्रीचर्स के लिए ऑडिबल नहीं है। ठीक, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये एक छोटी सी पिक्चर, छोटी सी डायग्राम। इस डायग्राम को अगर आप याद कर लेंगे तो आपका बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी छोटी सी डायग्राम से निकलने वाले होते हैं। कोई भी एक फ्रीक्वेंसी आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किस रीजन में फॉल करती है, किस रेंज में फॉल करती है, ये अल्ट्रासोनिक है, इंफ्रासोनिक है या ऑडिबल है। तो 20 हर्ट्ज से अगर नीचे है तो इंफ्रासोनिक है, 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो अल्ट्रासोनिक है, इन दोनों के बीच में है 20 to 20 किलो हर्ट्ज तो ऑडिबल रेंज है। बहुत ही सिंपल सी चीज, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट। आगे बढ़ते हैं, अब अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करना है तो कैसे करना है? हम इसके लिए दो मेथड्स पढ़ेंगे, एक है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड और दूसरा है पीजोइलेक्ट्रिक मेथड। दोनों बहुत ही सिंपल हैं, देखते हैं इनमें क्या होता है। आप N और S लेटर यहां पे देख पाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिलेटेड है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड। इसमें एक फेरोमैग्नेटिक रॉड रहती है, फेरोमैग्नेटिक रॉड जिसकी की लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी जैसे ही आप फील्ड में रखोगे उसको इन पैरेलल टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रखोगे तो उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। फेरोमैग्नेटिक कौन से मटेरियल होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एलिमेंटल फॉर्म में आयरन हो जाएगा, निकल है, कोबाल्ट है ना। अब इसकी जो लेंथ जब बढ़ती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, लेंथ में भी उतना ही ज्यादा इजाफा होगा, उतनी ज्यादा वृद्धि होगी। और दूसरा,
ये इस चीज पे भी डिपेंडेंट है कि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, यंग्स मॉडुलस कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसे है, कितनी है। ठीक, इसको थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लिटिल बिट। एक फेरोमैग्नेटिक रॉड है और एक आपके पास सर्किट है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास दो चीजें होनी जरूरी हैं, एक वो चीज जो रिस्पॉन्ड करे, एक वो चीज जिसको रिस्पॉन्ड करना है। आपको हाई फ्रिक्वेंसी एलसी ऑसिलेशंस चाहिए और एक वो है कि जो एक रॉड है जो उस एलसी ऑसिलेशंस को रिस्पॉन्ड करे। यहां पे आप देख पाएंगे जो फेरोमैग्नेटिक रॉड है ये वाली, इस पे हमने कुछ लपेट रखा है। हाँ? ये एक कॉइल है। कॉइल क्या होती है, जिसको आप इंडक्टर बोलते हैं एल, उसमें मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी स्टोर रहती है ना। तो इसको आपने एक कैपेसिटर सी के साथ भी जोड़ रखा है। और ये कैपेसिटर सी क्या करेगा, कैपेसिटर सी जो है उसमें एनर्जी स्टोर रहती है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, है ना। जब आप इसको पैरेलल में लगा देते हैं तो इन दोनों के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज चलता रहता है। कभी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। कभी एनर्जी इंडक्टर कॉइल के पास रहती है, कभी एनर्जी कैपेसिटर के पास रहती है। इस सारे प्रोसेस में आपको एलसी ऑसिलेशंस मिलती है। इस सर्किट को टैंक सर्किट बोला जाता है, आपने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा होगा। और ये टैंक सर्किट आपको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन देने में सक्षम है, कैपेबल है। उस एलसी ऑसिलेशंस को ये चीज जो है, ये आपकी जो फेरोमैग्नेटिक रॉड है, ये आयरन की हो सकती है, कोबाल्ट की हो सकती है, निकल की हो सकती है, या कोई और मटेरियल जो फेरोमैग्नेट हो, वो रिस्पॉन्ड करेगी और इसकी लेंथ जो है बढ़ती जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ये जो कैपेसिटर है ये वेरिएबल कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटी आप चेंज कर सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं, है ना। तो इसको आप बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे। इसको ऐसे ट्यून करेंगे कि जो एलसी ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी है वो इस रॉड की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आसपास पहुंच जाए। जब रेजोनेंट कंडीशन जो है वो मीट हो जाएगी, तब ये जो रॉड है वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी से, बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी और आपके पास अल्ट्रासोनिक वेव्स आ जाती हैं। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस फेरोमैग्नेटिक रॉड है वो किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ दिस रॉड। इसकी लेंथ कितनी है, इसका यंग्स मॉडुलस कितना है और इसकी डेंसिटी कितनी है। ये फॉर्मूलाज आप याद कर लें, बहुत फायदेमंद हैं क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस यहां से भी आ सकते हैं। इसके फायदे नुकसान देख लेते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड के। पहली बात, जो बहुत सिंपल है, सिंपल डिजाइन है, उसकी कॉस्ट बहुत लो है। एट लो फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा पावर आउटपुट आपको मिलती है ना। लेकिन इसी के साथ इसके नुकसान भी हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स चाहिए, अल्ट्रासोनिक वेव्स चाहिए, तो ये बेचारा नहीं कैपेबल है उसके लिए। फ्रीक्वेंसी मोर देन 3 मेगाहर्ट्ज इज नॉट पॉसिबल, इसकी लिमिटेशन है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी, है ना। ये नुकसानदेह है आपके लिए मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स की प्रोडक्शन के लिए। और तीसरा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अल्टर कर रहा है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं, तो मटेरियल में जो डोमेन्स हैं वो अलाइन डिसअलाइन हो रही हैं। इस सारे प्रोसेस में कुछ लॉसेस हो जाते हैं एनर्जी के। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो हीट अप हो जाते हैं, किस वजह से? वहां पे भी एक फेरोमैग्नेटिक कोर रहती है, उसमें भी हिस्टेरेसिस लॉसेस रहते हैं। आपने हिस्टेरेसिस कर्व भी बनाई होगी अपने प्रीवियस क्लासेस में, ये वही चीज है। और एडी करंट्स भी होते हैं। इन सारी वजह से आपकी जो एनर्जी है उस प्रोसेस में, इन सारे प्रोसेसेस की वजह से एनर्जी लॉस्ट होती है। अब पीजोइलेक्ट्रिक मेथड देखते हैं। पीजोइलेक्ट्रिक मेथड में क्या है, आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, पीजोइलेक्ट्रिसिटी, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द डायमेंशंस ऑफ द पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आर चेंज्ड, है ना। सपोज कोई पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, मे बी क्वार्ट्ज, मे बी पीईजेड और भी होते हैं। इनको जब तक कोई स्ट्रेन ना हो, नॉर्मल पड़े हैं, इस पे कोई स्ट्रेस अप्लाई नहीं की है, तो ये चार्जलेस है, न्यूट्रल है।
लेकिन जैसे ही आपने सपोज कर लो इसको कंप्रेस किया, इसको थोड़ा स्ट्रेंड कर दिया, तो ऑपोजिट एंड्स पे ऑपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस अपीयर हो जाते हैं, है ना। इन चार्जेस को अब आप किसी सर्किट के थ्रू हार्नेस कर सकते हैं, जिसको आप पीजोइलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की जो एग्जांपल्स हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं, आप देख लीजिए। क्वार्ट्ज है, टर्मलाइन है, PZT है, रोचेल-साल्ट है, ये सारे। अब देखिए इसका उल्टा भी पॉसिबल है, जिसको हम इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। पीजोइलेक्ट्रिसिटी में क्या था, स्ट्रेन दी और इलेक्ट्रिसिटी ली, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दो और स्ट्रेन। अब इसी इफेक्ट को हम यूज कर पाएंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करने के लिए। तो हम मटेरियल को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, उससे उसकी जो डायमेंशंस है वो चेंज होंगी बार बार, क्योंकि अल्टरनेटिंग है तो उसकी डायमेंशंस बार बार चेंज होंगी। वो फड़फड़ाएगा, तड़पेगा, एक तरीके से वाइब्रेट करेगा, और जैसे ही वो वाइब्रेट करेगा तो मीडियम पार्टिकल्स जो हैं, जो उसके आसपास हैं, उनके ऊपर वो फोर्स अप्लाई करेगा और अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। देखते हैं इसका सर्किट क्या है। ये जाना माना सर्किट है, जैसे हमने पहले मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड में देखा, वही सर्किट है। पहले यहाँ पे जो कॉइल्स हैं इसमें फेरोमैग्नेटिक रॉड लगा रखी थी, अब हम वो नहीं करने वाले हैं। अब इन कॉइल्स को हम यूज करेंगे एज अ प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर, जिसके दूसरे एंड जो लगा रखे हमने एक पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल के ऊपर, जैसे ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी आप ऑसिलेशंस की यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। LC ऑसिलेशन आपको पता है, जैसे हमने पहले प्रीवियस स्लाइड्स पे डिस्कस किया है। उसके रिस्पॉन्स में ये पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है वाइब्रेट करेगा और अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करेगा। इसके फायदे नुकसान देख लेते हैं क्या है। फायदे इसके ये हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी जो है आप बहुत हाई तक लेके जा सकते हैं, और इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होती फ्रीक्वेंसी। तो जो प्रॉब्लम्स थी मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड के साथ, वही इसकी खासियत है। अब इसने फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा बढ़ा दी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हो इस मेथड से, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है ना। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड में जो डिजाइन था वो बहुत सिंपल था, लेकिन पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल को एक खास डायरेक्शन में, खास तरीके से ही कट करना पड़ता है, तभी वो पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दे पाता है, या इनवर्स पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दे पाता है। और ये करना थोड़ा टीडियस जॉब है, कॉम्प्लेक्स जॉब है, और ये बहुत आसान नहीं है। तो इसी वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है पीजोइलेक्ट्रिक मेथड। अब देखते हैं जी डिटेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ लिया है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया है, उसकी प्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया है। अब बारी आती है डिटेक्शन की। ठीक है, इसके लिए हम तीन मेथड बेसिकली यूज करने वाले हैं। ट्यूब मेथड बहुत फेमस मेथड है, सेंसिटिव फ्लेम मेथड और पीजो इलेक्ट्रिक मेथड। इसी तरीके से हमने इसको जनरेट भी किया था, इसी तरीके से हम इसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। हम देखेंगे कैसे। पहला मेथड है ट्यूब मेथड। इसमें एक ट्यूब रहती है, ट्यूब के साथ दो डिस्क रहती हैं, ये वाली और ये वाली। एक स्टेशनरी है, एक को आप टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं। ठीक, और फिर यहां पे कुछ पाउडर होता है, लाइकोपोडियम पाउडर बोलते हैं इसको, मेरे ख्याल से हाँ यहां दे रखा है लाइकोपोडियम पाउडर। ठीक, अब इस ट्यूब को रेजोनेंस चैम्बर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं इस वाइब्रेटिंग डिस्क को फीड की जाती है, इसके ऊपर इंसिडेंट की जाती है। उससे क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर जो गैस होगी उसके मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं उसी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, वेव यहां पे आएगी, स्टेशनरी डिस्क को हिट करेगी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इस वाइब्रेटिंग डिस्क को आप इसकी पोजीशन को ऐसे चेंज कर दें, ऐसे ऑप्टिमाइज कर दें, ताकि जो वेव इधर जा रही है और वापस रिफ्लेक्ट होके आ रही है, उन दोनों की इंटरफियरेंस से स्टैंडिंग वेव्स जनरेट हो जाए। जब स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होंगी तो इस ट्यूब के अंदर कुछ ऐसे जोन्स होंगे जहां पे
वेव की जो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी और ऐसे जोन्स भी होंगे जहां पे इंटेंसिटी बहुत ज्यादा कम होगी। अब पाउडर पार्टिकल्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इसका? यहां पे वेव की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होगी, वो वहां पे जो पाउडर पार्टिकल्स हैं वो वहां से दूर हटना स्टार्ट हो जाते हैं। जाएंगे कहां? यहां पे शांति है। शांति कहां है? जहां पे नोड्स हैं, है ना। तो जहां पे भी नोड्स बनेंगे स्टैंडिंग वेव्स के, वहां पे आपको पाउडर का हीप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जहां पे एंटी नोड्स हैं, जहां पे इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज वेरी हाई, वहां पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, थोड़े समय बाद आप अल्ट्रासोनिक वेव्स को इंसिडेंट करना बंद कर देंगे और आपके पास क्या मिल जाएगा? आपके पास हीप्स मिलेंगे लाइकोपोडियम पाउडर के। ठीक है, अब किसी भी दो हीप्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको λ/2 देता है। λ/2 यहां से आ गया, और अगर यहां तक देखें तो λ/2 फिर से आ जाएगा, सॉरी यहां से। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड जो हीप है उसके बीच का डिफरेंस जो है, डिस्टेंस जो है, दैट विल गिव यू लैम्डा। लैम्डा आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आपको पहले से ही पता थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। कहां पे? उस मीडियम में जो आपने इस ट्यूब में भर रखा है। एयर हो सकती है, कोई गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है। हाँ, जब लिक्विड होता है तो उस केस में लाइकोपोडियम पाउडर नहीं यूज किया जाता, उसमें ये पाउडर्ड कोक यूज किया जाता है। ठीक है, इस मेथड की एक लिमिटेशन भी है। अगर वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा कम है, जैसे ए फ्यू मिलीमीटर ही हो, उस केस में हीव्स के बीच का डिफरेंस आपको नहीं पता चलेगा, तो ये मेथड कारगर नहीं है। अदरवाइज जो कुछ हमने अभी डिस्कशन की है वही कुछ अंग्रेजी में जहां पे बता रखा है, आप इसको पॉज करिए और पढ़िए आराम से। इसके बाद दूसरा मेथड आता है सेंसिटिव फ्लेम मेथड। जैसे भूत वाली फिल्मों में होता है, कैंडल होता है ना, कोई व्यक्ति होगा व्हाइट कलर के कपड़ों में होगा, ऐसे ऐसे फ्लेम लेके आता है, कुछ वैसा ही है ये भी। इसमें क्या है कि स्टैंडिंग वेव फिर से बनी हुई है, आप एक कैंडल को उसके थ्रू पास करवाते हैं, लेके जाते हैं और स्टैंडिंग वेव्स के थ्रू, है ना। तो जहां पे भी शांति होगी, अगेन नोड एरियाज होंगे, वहां पे मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर पा रहे होंगे, वहां पे जो फ्लेम है वो स्टिल रहती है, एक साथ रहती है। लेकिन जैसे ही फ्लेम ऐसे रीजन में, ऐसे जोन में प्रवेश करती है, यहां पे बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है वेव की, वहां पे क्या होगा? वो जो फ्लेम है वो फ्लिकर करेगी। अब इस कैंडल को आपने पूरा स्कैन कर दिया एक तरीके से, एक जोन से लेकर दूसरे जोन तक, और आपने वो मार्क कर लिया पोजीशन जहां पे नोड्स हैं और जहां पे एंटी नोड्स हैं। और इसके बाद क्या? वही मेथड, लैम्डा आपको पता चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपको पहले से पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और वेलोसिटी फाइंड आउट कर लो, कैलकुलेट कर लो अल्ट्रासोनिक वेव्स की उस मीडियम के थ्रू। ठीक, अब बात करते हैं पीजोइलेक्ट्रिक मेथड की। ये पीजोइलेक्ट्रिक मेथड जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स की डिटेक्शन के लिए तो बहुत इजी है। इसमें क्या रहेगा? एक पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल रहेगा, जैसे कि जनरेशन के टाइम पे भी रहता है, और अल्ट्रासोनिक वेव रहती है। ये अल्ट्रासोनिक वेव जब इस पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे पड़ती है तब दो चीजें होती है ना। एक तो है जब कंप्रेशन इसको हिट करेगी, और एक वो है जब इसको रेयरफेक्शन हिट करेगी। डिपेंडिंग अपॉन के ये कंप्रेशन, दो कंप्रेशन के बीच में डिस्टेंस कितना है, वैसे ही प्रेशर चेंज जो मिलेगा इस पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल को, वो भी चेंज होगा उसी वेवलेंथ से, है ना। तो आपके पास एक सिग्नल जनरेट होता है पीजोइलेक्ट्रिक करंट का। इस पीजोइलेक्ट्रिक करंट को आप एम्पलीफायर को दे दो, एम्पलीफाई हो जाएगा, एंड फिर आप इसको डिस्प्ले पे ले लो आउटपुट। यहां से आपको पता चल जाएगी कि वेवलेंथ कितनी है। फिर वही बात, वेवलेंथ आपको पता है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको वेलोसिटी पता चल जाएगी। और यहाँ पे फायदे क्या है इस पीजोइलेक्ट्रिक मेथड के? बहुत इजी है, यूजर फ्रेंडली है, फास्ट रिस्पॉन्स है, बहुत थोड़ी फ्रीक्वेंसी को भी मेजर कर पाता है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी को भी मेजर कर पाता है, मतलब कि एक्सटेंडेड रेंज ऑफ ऑपरेशन है। लास्ट में पैसिव सेंसर है,
पैसिव सेंसर क्या होता है? जिसको अपने ऑपरेशन के लिए किसी वोल्टेज की जरूरत ना हो, है ना, किसी इनपुट सोर्स की जरूरत ना हो, ये बिना बिजली के चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैमरा है, कैमरा भी एक सेंसर ही तो है। कौन सा सेंसर है? लाइट सेंसर है। लाइट इस पे पड़ती है तो ये उसकी इमेज बना देता है। लेकिन कैमरा को काम करने के लिए किसी न किसी वोल्टेज सोर्स की जरूरत रहती है, बैटरी की जरूरत रहती है। लेकिन जो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं है, इसलिए इसको पैसिव सेंसर बोलते हैं। अब लास्ट सेक्शन है, बहुत ही सिंपल सेक्शन है, बहुत ही छोटा सेक्शन है। इसमें हम प्रॉपर्टी और एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एक स्लाइड में ये काम खत्म कर देंगे हम। प्रॉपर्टीज क्या है अल्ट्रासोनिक वेव्स की? पहली बात, मैकेनिकल वेव है, मीडियम की इनको जरूरत रहती है, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जो हैं वो भी ऑसिलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा होती है, इसीलिए इनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनकी पेनिट्रेशन पावर भी ज्यादा होती है। किसी मीडियम के थ्रू जब ये पास करते हैं, एटेन्युएशन से पहले बहुत दूर तक जाती हैं ये वेव्स, तो इनको बहुत दूर तक प्रोपेगेट करवाया जा सकता है। रिफ्लेक्शन भी होती है इनकी, रिफ्रैक्शन भी होती है, एब्जॉर्प्शन भी होती है। एक नॉर्मल वेव की तरह रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन ये फिनोमेना ये शो करते हैं। इतना ध्यान में रखिएगा, इनकी पोलराइजेशन नहीं होती। जो पोलराइजेशन होती है वो ट्रांसवर्स वेव की होती है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं तो इसलिए इनकी पोलराइजेशन नहीं होगी। अदरवाइज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन होती है। और हाँ, जब किसी मीडियम के थ्रू या किसी मटेरियल के थ्रू पास करते हैं तो हीट जनरेट करते हैं। हमारी बॉडी के थ्रू भी निकल जाती हैं ये अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। सोनार आपको पता होगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, मरीन एप्लीकेशन में बहुत यूजफुल है। इसमें क्या होता है, वेव ट्रांसमिट की जाती है, अल्ट्रासोनिक वेव ट्रांसमिट की जाती है, जहां पे भी ऑब्जेक्ट है वहां से रिफ्लेक्ट होके ये वापस आएगी, रिसीव की जाएगी। ट्रांसमिशन का टाइम आपको पता है, रिसीविंग का आपको टाइम पता है, आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितनी दूर है कोई चीज, है ना। सिंपल इसका फॉर्मूला क्या रहता है, जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, स्पीड आपको पता है अल्ट्रासोनिक वेव्स की, और टाइम आपको पता है कि कब वो ट्रांसमिट की गई थी, कब वो रिसीव की गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, सिंपली, है ना। अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन, जो इंडस्ट्री में जो बहुत काम आने वाली चीज है। फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल है जो जहां पे फॉर एग्जांपल इसमें कोई खराबी आ गई है, कोई क्रैक आ गया है, तो इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स जहां से छोड़ी जाएंगी और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होंगी। रिसीविंग का टाइम और ट्रांसमिशन का टाइम आपको पता होगा, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी आपको पता हो। अगर कटिंग एंड मशीनिंग ऑफ द हार्ड मटेरियल्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स को कट करने के लिए, मशीन करने के लिए भी यूज किया जाता है। सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग, ये इसलिए हो पाता है क्योंकि इनकी जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, हीट प्रोड्यूस करती है, तो वेल्डिंग के लिए, सोल्डरिंग के लिए ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज की जा सकती है। मेडिकल फील्ड में इसकी एप्लीकेशन है। अजय मत कहिएगा कि आपको अल्ट्रासाउंड के बारे में नहीं पता है। वायरलेस कम्युनिकेशन इन बायोसेंसर नेटवर्क, हमारी बॉडी के बीच में, सेंसर्स के बीच में कम्युनिकेशन बिठाने के लिए भी इसका यूज हो पाता है। अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग क्या होती है? इसमें कोई लिक्विड होता है और जो चीज आपने साफ करनी है उसमें डिप कर दिया जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स उसको फीड की जाती हैं। उससे क्या होता है, माइक्रो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं उस लिक्विड में। ये जो है उस सरफेस के अगेंस्ट रब करते हैं, छोटे छोटे, और ब्रश का काम करते हैं, और वहां पे भी पहुंच पाते हैं जहां पे नॉर्मल ब्रश नहीं पहुंच पाएगा। अब कहां पे यूज हो पाएगा? जैसे गहने वगैरह हैं, वहां पे छोटी छोटी चीजें हैं जहां तक ब्रश नहीं जा सकता, छोटे छोटे हिस्से हैं ऐसे। डॉक्टरी पेशे के बहुत सारे टूल्स ऐसे होते हैं, उनको अल्ट्रासोनिकली क्लीन किया जाता है। लेबोरेटरीज में भी यूज होता है, रिसर्च में भी यूज होता है, वहां पे भी अल्ट्रासोनिकेटर्स होते हैं जो डाइल्यूशन के लिए भी यूज होते हैं। हमने दो चीजों को मिक्स किया और उसको डिसॉल्व करना है एक दूसरे में, वहां पे भी अल्ट्रासोनिकेटर्स यूज होते हैं। So this was all about today's video where we have learned the basics of waves, और फिर अल्ट्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव्स और ऑडिबल रेंज एक दूसरे से कैसे डिफरेंस हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या रेंजेस हैं, कैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन मेथड से और पीजोइलेक्ट्रिक मेथड से।
कैसे उनको डिटेक्ट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूटिव मेथड से, सेंसिटिव फ्लेम मेथड से और पीजोइलेक्ट्रिक मेथड से, एंड एट द एंड इनकी प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस क्या है। अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपके व्यूज हम जानना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।